वेरी गुड मॉर्निंग रामपाल, रावत, गजाला, जया, सूरज, मनोज, पप्पू, सतीश, राहुल, सभी को बहुत नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी ये कल ही शायद कल या परसों एक पेपर हुआ था बिहार का, तो आपको मैंने अभी जितना पढ़ाया है इस चैप्टर में उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तो बेटा एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, और ये हमने क्लास में कई बार जिक्र भी किया था क्वेश्चन का। ऋचा, सचिन, मनोज, ललित, पूनम, बेटा क्वेश्चन हमारे पास देखो ये है। इसने कहा है द एरिया, ये बिहार में आया भी कल या परसों क्वेश्चन। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल in a given interval of time, represents अब हिंदी में बता दूंगा मैं आपको। पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है एक्सिलरेशन, तीसरा है वर्क डन, एक मान लो नन ऑफ दीज। ठीक है, 5 ऑप्शन थे, वैसे अब 4 से काम चला लो आप। तो बेटा क्वेश्चन दिया उसने हमें पेपर में, इसने कहा है कि क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल हमें क्या देगा। ये कल का या परसों क्वेश्चन है एक पेपर का, बिहार में टीचर का। तो कह रहा आपसे कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल आपको क्या चीज देगा। तो हमने इसके तो न्यूमेरिकल भी किए थे, और मैंने कहा था कि जिन पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते तो उसे सीधी लाइन पूछ लेता है कि वेलोसिटी और टाइम, वेग समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल बेटा में क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये हमने क्लास में आपको बताया था कि अगर आपके सामने एक वेलोसिटी और टाइम, वेग और समय का जो ग्राफ है उसके अंदर का क्षेत्रफल हमें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन देगा, है ना। पिछली क्लास हमने न्यूमेरिकल भी किए थे, और पिछली क्लास की मैंने यहाँ पे पीडीएफ भी रख रखी है। तो अगर आपको ध्यान हो, ये देखो पिछली क्लास की पीडीएफ पे हमने लिखा था ये, जबकि ये पेपर से पहले की है कि द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, वेग समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। और इसे हमने न्यूमेरिकल भी किया था, अगर आपके पास में वेग और समय का ग्राफ हो तो उसके अंदर का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मिलेगा, है ना। इससे हमने और न्यूमेरिकल भी किए थे, ये भी किया था हमने। तो ये भी वेग और समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल है, तो ये भी हमें क्या दे रहा है, विस्थापन दे रहा है। तो ये सेम जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ये भी कल परसों के पेपर का है। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जिन पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे, मैंने आपसे बोला भी था अगर आप वीडियो देखोगे कि उसमें वो डायग्राम बना के पूछ लेगा कि इसके अंदर का क्षेत्रफल बताओ। और जिन पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते तो उसमें इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना देता है वो, कि खाली इतना ही लिख देगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल हमें क्या देगा। तो उसे याद करने का तरीका हमने बताया था कि भाई जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई वेलोसिटी और टाइम जो है इसके अंदर के क्षेत्रफल से आपको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन मिलेगा, है ना, अंदर के एरिया से। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं आज के हम। एक क्वेश्चन ये करेंगे सब बच्चे, ये ट्राई करो। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा डार्क सा कर देता हूं। ये बेटा लिखा है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ। इधर लिखा है बेटा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है ए, ये टाइम है टी, और इधर लिखा है बेटा 11 सेकंड। 11 ही लिखा था ना, हाँ 11 सेकंड लिखा है।
11 सेकेंड। ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना सभी। बादल भाई टाइम से आना है, क्लास 11:15 का, मतलब 11:15। ये कह रहा बेटा हमारे से, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम टी ग्राफ इज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल इज। एक कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, इसका त्वरण ए बनाम समय टी ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। कण द्वारा प्राप्त अधिकतम गति यानी अधिकतम चाल, उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है कि मैक्सिमम क्या स्पीड होगी उसकी। प्रजापति, मनोज, बादल, पूनम, सब बच्चे करेंगे ट्राई क्वेश्चन। एक बच्चे का कमेंट आया है, उससे हमने एक फोटो खींच लिया है। दुर्गा प्रसाद, आपका मैं आगे भेज दूंगा भाई, ये कमेंट है ना बेटा, परेशान नहीं हो। हाँ, मनोज, रावत, प्रजापति, सचिन, कुछ आंसर मेरे पास में आए हैं। बेटा सबसे पहले आप ये समझो कि आपको ग्राफ दिया उसने एक्सेलरेशन का और टाइम का, त्वरण का और समय का ग्राफ दिया है, और पूछ रहा है कि जी मैक्सिमम स्पीड कितनी अचीव कर लेगा, ये आपको बताओ। तो मुझे एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन का बेटा आपने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, त्वरण का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग परिवर्तन बटे समय। भाई त्वरण का फॉर्मूला मैंने आपको ये तो बताया था कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपके पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी और टाइम का अगर आपके पास में ग्राफ हो, तो इस ग्राफ के अंदर का एरिया मुझे क्या दे रहा था, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मेरे पास है, तो इसके अंदर के एरिया से मुझे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन मिल रहा है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से। तो ऐसे अगर मेरे पास में एरिया और टाइम का ग्राफ हो, सॉरी एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ हो, तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ अगर आपके पास में है, तो इसके अंदर का क्षेत्रफल बेटा आपको वेग परिवर्तन देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। जैसे वेलोसिटी और टाइम से क्या मिलता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी एक्सेलरेशन और टाइम का फॉर्मूला अगर मेरे पास ग्राफ है, तो उसके अंदर के क्षेत्रफल से वेग में परिवर्तन निकाल लेंगे हम। तो पहले यहां पे एक लाइन लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। हिंदी में लिखेंगे, त्वरण समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल वेग परिवर्तन देता है। त्वरण समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल त्वरण देता है। बेटा आपके पास में त्वरण का और किसका ग्राफ है, टाइम का। तो एक्सेलरेशन का और टाइम का मेरे पास ग्राफ है, इसके अंदर का क्षेत्रफल हमें देगा वेग परिवर्तन। तो यहाँ पे निकाल लो। अब देखो बड़े ध्यान समझना, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो हम निकालेंगे बेटा, यहाँ पे मैं एरिया निकाल लूंगा, एरिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है बेटा, वो किसका क्षेत्रफल बन रहा है, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो वेग परिवर्तन किसके बराबर आ गया, 1/2
बेस कितना है, ये 0 से लेकर यहां तक 11 सेकंड, और बेटा हाइट कितनी है 0 से लेकर 10, तो आ गया मेरे पास 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55, तो बेटा वेग में परिवर्तन हुआ 55 का। तो वेग को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। अब यहां बड़े ध्यान समझो, ये बेटा वेग में परिवर्तन आया कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये तो कह रहा है सर पुलिस ऑपरेटर के लिए पूरा वीओडी दे दीजिए। भाई एक तो ना आप लोग जागते बिल्कुल टाइम से टाइम हो, अब पेपर की डेट आ गई तो तुम्हें पुलिस ऑपरेटर दिमाग में आ रहा है। भाई जो बैच है वो यूपी ऑपरेटर के पहले चल चुके हैं, जो बैच जैसे चल रहा हो वैसे ही चलेगा ये, ना इसमें तो आपको जो वीओडी मिलेगी ना, इसमें मैं वीओडी अलग से रिकॉर्ड करूंगा। जो क्लियर वाला आपने देखा हो ना, शुरू में हमने कुछ रिकॉर्ड की थी क्लासेज, जो बड़े ब्लैक बैकग्राउंड बड़ी सुंदर सुंदर क्लास आ रही हैं ब्लैक उस पे, तो इसमें हम रिकॉर्ड कर करके क्लास डालेंगे। तो साइंस 24 वाले बच्चों के लिए बता दूं मैं, तो उसमें पूरी एक साथ वीओडी नहीं मिलेंगी, तो वीओडी वाला बैच पहले हो चुका है। अब यहां देखो, ये तो बेटा वेग में आया परिवर्तन, कि वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है 55 का। अब यहां देखो उसने कहा कि बेटा पार्टिकल ने स्टार्ट किया रेस्ट से, तो कह रहा है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड वो अटेंड कर लेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, भाई पार्टिकल जो है वो रेस्ट से चलना शुरू करा, विराम अवस्था से, यानी कि 0 की स्पीड से, और उसके वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है बेटा 55। तो वेग में परिवर्तन का मतलब ये है कि फाइनल वेग को बेटा मैं लिख लेता हूं v से, और इनिशियल वेग को लिखेंगे मैं u से, आगे ही बताऊंगा मैं। फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल है u, तो वेग में परिवर्तन कितना है 55 का। शुरुआत कितने से की बेटा उसने 0 से, और वो शुरुआत 0 से कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो उसके बेटा मैक्सिमम जो वेग हो सकता है कितना हो सकता है 55 ही तो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा 55 बनेगा, यानी कि ए ऑप्शन। तो जैसे पेपर में आपसे ये पूछता है कि वेलोसिटी और टाइम के अंदर का क्षेत्रफल डिस्प्लेसमेंट देता है, स्पीड और टाइम के अंदर का मैंने डिस्टेंस दूरी बताया था, तो एक्सिलरेशन और टाइम के अंदर का क्षेत्रफल आपको वेग में परिवर्तन देगा। तो परिवर्तन आया तो मैक्सिमम वेग क्या होगा, भाई शुरुआत का तो 0 है और वेग में परिवर्तन आया 55, तो यानी कि मैक्सिमम 55 ही तो हो सकता है। भाई शुरुआत का अगर 0 हो तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 55 तक, तो उसका बेटा जो अधिकतम वेग है वो 55 हो सकता है 55। तो जिस बच्चे का इसका 55 आया उसका ठीक है। जितने बच्चे इसका आंसर 110 लिख रहे थे, आपके साथ दिक्कत पता है क्या समस्या क्या है, आप लोग सुनते कम हो और समझते उससे भी कम हो। आप जब भी एरिया निकालते हो, आप मूर्खों की तरह क्या करते हो, लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हो। भैया आपको एरिया निकालना है कर्व के अंदर का एरिया, और एरिया क्या होता है, आप देखो ना कर्व के अंदर जो एरिया बन रहा है किसका एरिया बन रहा है, त्रिभुज का एरिया बन रहा है यहाँ, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल के एरिया में लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होता, 1/2 भी आता है, 1/2 भी आता है, आधार 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जो कर्व के अंदर का क्षेत्रफल अगर होता आयत का, रेक्टेंगल का, तो आप खाली लंबाई गुना चौड़ाई कर देते। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में भी इतने सारे न्यूमेरिकल जब कराए थे, तो मैंने सारे केस ले रखे हैं। देखो जब आपने ये वाला एरिया निकाला था, इस लाइन के अंदर का एरिया, तो बेटा आपने कैसे निकाला था 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन जब आपने इसका एरिया निकाला था, तो ये तो रेक्टेंगल है, तो खाली लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया था। जब इसका एरिया निकाला था A3, तो ये भी क्या था त्रिभुज, 1/2 आधार गुना ऊंचाई किया था। फिर जब A4 निकाला था, फिर ये क्या रेक्टेंगल है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया था खाली। तो थोड़ा ध्यान से समझोगे तो चीजें आएंगी समझ में, है ना। तो 110 वाले जो बच्चे हैं इनका क्या किया जाए, ये करना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सूरज करे आपका ठीक था, वो और भी बच्चों का ठीक था, पूनम का भी सही था, मोहन का भी सही था, करो बाकी बच्चे।
कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। बसंता, सतीश, आशीष, क्या कर रहे हैं भाई, रामपाल, प्रजापति, बहुत सारे बच्चों का लाइन से आ रहा है गलत। जितने बच्चे बी लिख रहे हैं इनका तो महागलत है। एक तो भाई बी लिखना बंद करो, यानी कि आपको बिल्कुल भी ग्राफ को बिल्कुल समझ नहीं है। यहां बेटा देख ध्यान समझना, इसने कहा है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बेटा मुझे एक चीज बताना, आपने अपने हाथ में क्या लिया, एक बॉडी ली, कोई वस्तु ली। इस वस्तु को जब मैं अपने हाथ में जस्ट पकड़ूंगा और ऊपर फेंकूंगा, ध्यान समझना, ये मेरे हाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब मैं उसे फेंकूंगा तो सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी तो शुरुआत में तो होगी। भाई मेरे हाथ में मार्कर है, जस्ट जब मैं फेंक रहा हूं उसे हम कहते हैं टाइम जीरो। जब मैं जस्ट शुरू करूंगा अपना ये इवेंट को शुरू करूंगा, जब मैं इसे ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो उसकी फेंकते हुए होगी। जब ये ऊपर जा रहा होगा, 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 तो मैक्सिमम हाइट पर तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही हो जाएगी कुछ समय के बाद। भाई आप जो बी आप कह रहे हैं, बी वाले बच्चे पता क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक टाइम जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी और ये वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। भाई विद टाइम तो वेलोसिटी घटनी चाहिए, तो बी तो सबसे ही गंदा आंसर है इसमें, बी तो होगा ही नहीं। अब यहां देखो, अगर आप ए ऑप्शन के ऊपर देखें तो एक ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि जिस समय आपने टाइम जीरो पर वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम, यहां तक ठीक है। सी ऑप्शन में कह रहा है कि यहां पे बेटा वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम, और ठीक जब फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम। भाई एक चीज मुझे बताओ कि जब कोई भी चीज मैं अपने हाथ में लूंगा, जब मैं उसे ऊपर फेंकूंगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी वेग तो उसका तभी होगा जब वो ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो उसकी लगातार वेलोसिटी घट रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ को खींचती है। तो नीचे आ रही वस्तु की स्पीड बढ़ती है और ऊपर जा रही की घटती है, तो ठीक इस टाइम पे होगी मैक्सिमम। अब आगे पढ़ते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अब जैसे जैसे बेटा टाइम बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इतनी थी, अब घट के इतनी रह गई, अब इतनी रह गई, इतनी रह गई, इतनी रह गई, यानी कि एक टाइम के बाद में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। भाई जैसे वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। अब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, उसकी वेलोसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, एक टाइम पे क्या हो गई, जीरो, जीरो हो गई। अब बेटा ये फिर क्या कह रहा है हमारे से कि जब जीरो हो गई तो बेटा वेलोसिटी, वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बेटा वो वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी। देखो जब कोई वस्तु मैं ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर जा रही उसकी वेलोसिटी घट रही है, 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 एक पॉइंट पे हो गई जीरो। अब वो वापस आएगी तो उसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज होने लगेगी। तो इंक्रीज बेटा किधर को हो रही है, अगर ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव माननी है तो ये वाली तो नेगेटिव माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पर ही चल रहे हो तो अगर ये वाली डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट वाली नेगेटिव होगी। इसमें क्या कह रहा है कि वेलोसिटी एक पॉइंट पे आके जीरो तो हुई, और फिर क्या होगी बेटा, जीरो होने के बाद में फिर उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसा थोड़ा ना होता है, कोई पत्थर आप ऊपर फेंको, उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे जीरो हुई और फिर उसी के बाद उसी डायरेक्शन में बढ़ने लग जाए, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। हमारा बेटा आंसर पता है क्या, देखो डी ऑप्शन देखो बड़े ध्यान से। ठीक जिस समय आपने पत्थर फेंका तो उसकी वेलोसिटी थी मैक्सिमम, अब उसकी वेलोसिटी घट रही है, 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 एक पॉइंट पे आके वेलोसिटी हो गई जीरो। अब बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी, पर वेलोसिटी बेटा पहले अब क्या होगी, पहले से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका डी आंसर बनेगा। अगर आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ले रहे हैं, अगर मान लो आपने सी ऑप्शन ले लिया, तो यानी कि ठीक टाइम पे, इसी टाइम पे बेटा ऑब्जेक्ट आपको ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है सी ऑप्शन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका ग्राफ ध्यान रखना। ये तो बी वालों ने पता नहीं शुरू में बी की लाइन आपने क्यों लगा दी, आप समझ रहे हो बात को। भाई आप एक बात समझो कि आपने ऑब्जेक्ट लिया यहां पे, तो जिस समय किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर थ्रो करोगे तो सबसे ज्यादा उसका वेग तो ठीक उसी पॉइंट पर होगा। मैंने अपने हाथ में पत्थर लिया, पत्थर को मैं फेंक रहा हूं 100 की स्पीड से ऊपर, तो पत्थर ऊपर जा रहा है, जा रहा है, उसकी स्पीड एक पॉइंट पे आके जीरो हो गई, तो यानी कि शुरुआत में तो मैक्सिमम है। ठीक जब आपने पत्थर फेंका तो वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम थी, अब उसकी वेलोसिटी घटते घटते एक समय के बाद हो गई जीरो। अब उसकी वेलोसिटी लगातार अब बढ़ेगी, पर बढ़ेगी कैसे उसकी, भाई ऊपर जाते समय तो उसकी वेलोसिटी घटते घटते एक पॉइंट पे जीरो हो गई, अब वो पत्थर वापस नीचे आएगा, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी। ये बच्चा कह रहा मनोज प्लीज एक्सप्लेन, भाई क्या कर रहे हैं हम इतनी देर से, कह रहा है जी एक्सप्लेन करो। अच्छा और कैसे एक्सप्लेन करें, क्या कर रहा हूं मैं इतनी देर से, कह रहा है जी ये एक्सप्लेन कर दो। हम्म, गजब बच्चे आते हैं कई बार ना क्लास में, मजा आ जाता है। वैसे ऐसे का धुरंधर होने भी चाहिए।
देखो, इसके लिए काम करता हूं मैं, इसको दोबारा आता हूं, थोड़ा सा और आगे एक चीज और बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये लाइन जू की तो बताई थी कि आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, क्योंकि सेकंड के सेकंड में मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड स्क्वायर ही बन जाएगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक वस्तु का एक्सेलरेशन त्वरण 10 है तो इसका मतलब क्या है। अगर एक वस्तु का एक्सेलरेशन 10 है तो मैंने बताया था इसका मतलब यह है कि भाई अगर वस्तु का एक्सेलरेशन 10 है तो यानी कि इस वस्तु की स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ेगी या इसकी स्पीड हर सेकंड 10 घटेगी। स्पीड कब बढ़ती है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भाग रहा है, जिधर को उसका वेग है। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो, जिधर को वस्तु भाग रही थी और उधर को एक्सेलरेट करे तो उसकी स्पीड बढ़ती है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड घटेगी। ये मैंने आपको बताया था। तो अगर वस्तु का एक्सेलरेशन 6 है तो उसकी स्पीड हर सेकंड 6 बढ़ेगी या हर सेकंड 6 घटेगी। वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, त्वरण और वेग एक ही दिशा में तो स्पीड बढ़ती है, अपोजिट में तो घटती है। अब आप एक चीज समझो, अब आप एक शब्द यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, एक शब्द अगर आपने सुना हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये शब्द लिखेंगे सब बच्चे और ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण। अभी मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, ये मैं सोचना कि छोड़ दिया मैंने बीच में, तो थोड़ा सा भाई मनोज के चक्कर में हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो बेटा आप सभी ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है इसकी वैल्यू बचपन में पड़ी होगी, होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान होता है 9.8, या आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि जी की वैल्यू लगभग होती है 10। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करना, इसका मतलब है क्या भाई। आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन तो हमें पता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज होना, वेग का बढ़ना या घटना। अब बेटा हम यहाँ पे एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जो ग्रेविटी पैदा करेगी। तो मुझे एक चीज बताओ कि मेरे हाथ में मार्कर है, जब मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो एक चीज समझो भाई, एक्सेलरेशन के मैंने कहा था 3 मतलब है, स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन, और दिशा का बदलना भी एक्सेलरेशन। तो मेरे हाथ में जो मार्कर है, जब मैं इसे ऊपर फेंकूंगा तो इसकी स्पीड लगातार घट रही है, यानी ये एक्सेलरेट कर रही है। जब मैं मार्कर नीचे छोड़ूंगा तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है। और जब ऊपर जाके इसकी डायरेक्शन भी एक पॉइंट पे चेंज होगी, यानी तब भी एक्सेलरेट कर रही है। तो जब किसी पत्थर को आप नीचे छोड़ते हैं या ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेट करता है वो, पर ये एक्सेलरेशन हो किसकी वजह से रहा होता है, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी यानी कि वो फोर्स जो धरती लगाती है, धरती माता किसी वस्तु पे जो बल लगाती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आ रही होती है तो धरती माता उसे अपनी तरफ को खींच रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। कोई वस्तु आप ऊपर फेंक रहे हैं, उसे भी धरती अपनी तरफ को खींच रही है तो उसकी स्पीड घट रही है। तो जब कोई वस्तु ऊपर जाए या नीचे जाए तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, और उसकी वैल्यू होती है 9.8। इसका मतलब पता क्या है, अगर आपके हाथ से कोई चीज छूट जाए, गिलास छूट जाए, चम्मच छूट जाए, थाली छूट जाए, पेन कॉपी छूट जाए, जब भी कोई चीज आपके हाथ से छूटेगी तो उसके अंदर बेटा एक्सेलरेशन कौन पैदा कर देगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी खींचेगी। तो और मेरे हाथ से कोई भी चीज छूट जाए तो उसकी बेटा स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ती है। तो जी की वैल्यू 9.8 का मतलब यह है कि जब भी कोई वस्तु मेरे हाथ से छूटेगी उसकी स्पीड नीचे आते समय हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंक दूं तो ऊपर जाते समय किसी वस्तु की स्पीड हर सेकंड 9.8 घटती है। तो नीचे कोई वस्तु आएगी तो हर सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ेगी और ऊपर जाएगी तो 9.8 घटेगी। तो जी की वैल्यू जो बचपन से आप रट्टा मार रहे हैं कि कोई वस्तु है जी की वैल्यू 9.8, इसका मतलब समझ में आया कि अगर मेरे हाथ से कोई पत्थर छूट जाए, उसकी स्पीड अगर अभी 0 है तो जी की वैल्यू लगभग 10 मान लो। मेरे हाथ में पत्थर है, स्पीड है 0, 1 सेकंड के बाद स्पीड बढ़ के हो जाएगी 10, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30। कोई पत्थर ऊपर फेंको 50 की स्पीड से, अभी स्पीड 50 है, 1 सेकंड के बाद 40 रह जाएगी, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, फिर वापस नीचे आने लग जाएगी। तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा करती है इसकी वैल्यू आपको पता चल गया। नॉर्मली जो हम एक्सेलरेशन देखेंगे डेली लाइफ में वो दिखेंगे इंजन की वजह से, कि आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी बाइक एक्सेलरेट कर रही है कि स्पीड 10 से 12, 14, 18, 16, 20 हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन कौन कर रहा है, गाड़ी का इंजन पैदा। या ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक की वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड घट रही है। तो डे लाइफ में जो आपको दिखते हैं ना एक्सेलरेट करते हुए, वो मशीन की वजह से हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर नीचे गिर रही हो तो वहां पे एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की वजह से, और उसकी वैल्यू 10 के आसपास की है। अगर आपको आइडिया है तो अब यहाँ पे दोबारा आओ, यहां समझो। अब बेटा मैंने एक पत्थर को ऊपर फेंका, एक पत्थर मैं ऊपर फेंक रहा हूं,
तो मान लो कि मैंने कोई पत्थर जब ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड की। जब बेटा मैं पत्थर ऊपर फेंकूंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऊपर है, और जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी पैदा करती है उसकी वैल्यू होती है 10, और ये बेटा हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा करे। तो यानी जिस समय मैंने पत्थर फेंका उस समय बेटा उसकी स्पीड कितनी थी, 100, है ना। तो ठीक टाइम 0 पर स्पीड उसकी 100 थी। 1 सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड, ये आफ्टर 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड बाद बेटा स्पीड, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घटेगी, 1 सेकंड के बाद स्पीड रह जाएगी 90। 2 सेकंड के बाद बेटा आफ्टर 2 सेकंड स्पीड कितनी रह जाएगी, 80, है ना। ऐसी 3 सेकंड के बाद कितनी रह जाएगी, 1 सेकंड, अभी 0 पे 100 है, 1 सेकंड के बाद 90 रहेगी, 2 के बाद 80, 3 के बाद 70, 4 के बाद 60, 50, 5 के बाद 50, 6 के बाद ऐसा ना। तो 10 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकंड स्पीड बेटा कितनी हो जाएगी इसकी, 0, घटते घटते ना। अब देखो सबसे ज्यादा बेटा वेलोसिटी ठीक टाइम 0 ले रहा हूं मैं, ये टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है, 100, तो 100 मैंने यहां पे मान लिया, 100। ये फिर टाइम 1 सेकंड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाऊं तो बेटा टाइम 1 पर स्पीड कितनी हो गई इसकी, 90, फिर कितनी हो गई, 80, फिर कैसे हो, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, और फिर से कितनी हो गई है, 0। तो यहां तक ग्राफ बन गया। अब बेटा इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब फिर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका था, इसकी वेलोसिटी होगी 0, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू करेगी पर नीचे की तरफ। तो अगर आपने ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव ली तो नीचे वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी पर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसलिए जो मैंने ग्राफ बनाया वो ग्राफ ये बनकर आया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा ऑप्शन डी में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ज्यादा ही होगी। अरे भाई जब किसी पत्थर को तो ऊपर फेंकेगा तो शुरू में वेलोसिटी 0 थोड़ी ना होगी। जब किसी पत्थर को फेंकेगा तो कुछ वेलोसिटी से फेंकेगा ना, 100 से, 70 से, 90 से। तो ये तो काम ने कि ठीक टाइम 0 पर उसकी कुछ वेलोसिटी है, जैसे मैंने यहाँ पे 100 मान लिया। ये 1 सेकंड के बाद वालों उसकी वेलोसिटी घट के कुछ और हो जाएगी, 2 के बाद कुछ और हो जाएगी, 3 के बाद कुछ और हो जाएगी, और एक टाइम के बाद तो 0 ही हो जाएगी। तो उसकी जो वेलोसिटी है जब किसी पत्थर को आप ऊपर फेंकेंगे तो बेटा उसकी शुरुआत की वेलोसिटी 0 नहीं होगी। पत्थर अगर आप हाथ में ले रखा है 0 वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो पत्थर तो कहीं टिका रहेगा। किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, तो टाइम 0 पर कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, वो इस वाले ऑप्शन में बन रही है। इसमें तो बन ही नहीं रही, इसमें तो शुरुआत की वेलोसिटी 0 है। तो ये क्या कह रहा है कि पत्थर ऊपर फेंकेंगे लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 बढ़ेगी, ये तो बिल्कुल गलत है। जब पत्थर ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी घटते घटते एक पॉइंट पे 0 होगी। यहां तक ये ग्राफ भी ठीक है, ये ग्राफ भी सही है, पर ये फिर क्या कह रहा है कि जब वेलोसिटी 0 होने के बाद फिर से उसी डायरेक्शन बढ़ जाएगी, यानी वेलोसिटी ऊपर फेंकी एक पॉइंट पे 0 हुई और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है, तो गलत हो गया। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली तो नीचे वाली नेगेटिव माननी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, डी ऑप्शन। अरे आप समझ में आया कि नहीं आया? जो बच्चे शुरू से क्लास देख रहे हैं वो मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको समझ में आया तो वाई लिखो, नहीं आया तो एन। जो बच्चा बीच में आया ना वो होशियार ना बने बिल्कुल भी, चलती हुई क्लास में वो कोई कमेंट बाजी ना करे। सचिन, पूनम, गुंजन, ऋचा, नितेश, विजय, गजाला, बहुत बढ़िया। अनुज, प्रभु, ओके। अच्छा एक अभी इसमें एक क्वेश्चन आप ये वाला बताएंगे मुझे, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको समझाया 2 मिनट पहले, तो मैं चाहूंगा कोई बच्चा से गलत ना करे। रावत, मुस्कान, भगवान, सब करो भाई। ये कह रहा है कि ए फ्रीली
फॉलिंग बॉडी हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा कह रहा है कि बॉडी जो ना फ्री फॉल कर रही है, यानी कि मुक्त रूप से गिरने का मतलब ये है बस ऐसे आपने किसी वस्तु को पकड़ के छोड़ दिया, बस फ्री फ्री कर दिया, तो एक फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो उसका एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है इसका मतलब क्या है, तो बेटा आपको बताइए, अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा एक्सेलरेशन 9.8 का मतलब यह है कि या तो वस्तु की स्पीड 9.8 हर सेकंड बढ़ेगी या इतनी स्पीड हर सेकंड घटेगी। जब वस्तु नीचे की तरफ आती है तो बढ़ती है स्पीड, तो पहले में लिख रहा है वो द बॉडी फॉल्स 9.8 मीटर ड्यूरिंग ईच सेकंड। बेटा एक्सेलरेशन हमें ये नहीं बताता कि वस्तु कितना मीटर गिरेगी, द बॉडी फॉल्स 9.8 मीटर गलत हो गया। द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 9.8 मीटर पर सेकंड ड्यूरिंग ईच सेकंड। सी ऑप्शन सही है, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रजापति तेरा मुर्गा बना के पिटाई करनी पड़ेगी, डी बता रहा है इसका आंसर। ये पूनम और अंकिता भी इसकी बहनें हैं, ये दोनों देखो, ये गरिमा विजय ए बता रहे हैं, सचिन डी बता रहा है। भाई ईमानदारी से बताओ, मेहनत करके पढ़ाई मतलब पास हुए हो या आज तक केवल नकल की है? कुछ समझना नहीं है? अभी 2 मिनट पहले ही बताया, अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 9.8 है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वे चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। तो मैंने कहा था अगर एक्सेलरेशन 9.8 है इसका मतलब यह है कि उस वस्तु की स्पीड 9.8 बढ़ेगी, जब वस्तु नीचे गिरेगी हर सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ेगी और ऊपर जाएगी तो स्पीड हर सेकंड 9.8 घटेगी। ये धुरंधर डी बता रहे हैं। यहां देखना एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। और आप डी में क्या कह रहे हो, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, तो कहां का कांस्टेंट है वो जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है? भाई एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देखो यहां समझो, काशी ऑफलाइन क्लास होती और 2-3 बच्चों का भी यहां मुर्गा बनाया जाता, कितना मजा आता ना पूरी क्लास को। अभी डी वालों को तो स्पेशल मुर्गा बनाना चाहिए। एक चीज होती है कांस्टेंट स्पीड, एक चीज होती है कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग, और एक होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मान लो की स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा, कांस्टेंट वेलोसिटी है प्लस 80 किलोमीटर पर घंटा, एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखना, देखो सब बच्चों को कांस्टेंट स्पीड का मतलब तो पता है। अगर कोई कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर पर घंटा, तो कांस्टेंट स्पीड हमें बताती है कि ये कार हर घंटे में 60 किलोमीटर दूर जाएगी। तो कांस्टेंट स्पीड हमें बता रही है कि ये कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगी, अगले घंटे भी 60 ही जाएगी क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले घंटे चली गई 60, अगले घंटे जाएगी 120 और उस अगले घंटे चलेगी नहीं, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। भाई एक ही स्पीड से भागना, जैसे मैं कह दूं कि भाई आपकी जो सैलरी है फिक्स है, हर महीने आपको 60,000 रुपए मिलेंगे, आपकी फिक्स सैलरी कर दी 60,000 रुपए महीना, तो हर महीने 60,000 मिलेंगे। ये नहीं है कि एक महीने 1,20,000 दे दिया अगले महीने दिए ही नहीं, ये आपकी एवरेज सैलरी नहीं बताई मैंने, कहा कि आपकी फिक्स सैलरी हर महीने 60,000 रुपए आपको मिलने हैं। तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप हर घंटे 60 किलोमीटर जा रहे हैं, पहले घंटे भी 60 किलोमीटर, दूसरे भी 60 किलोमीटर, तीसरे भी, चौथे भी, आपकी स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा, आप हर घंटे यहाँ पे 80 किलोमीटर जा रहे हैं, और वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, मान लो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखी है ये वाली, तो आपकी कार हर घंटे 80 किलोमीटर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव मान लो आपने पूरब को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखा, ईस्ट को, तो लगातार आपकी कार हर घंटे 80 किलोमीटर जा रही है। ठीक। एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन है 6, यानी वस्तु की स्पीड है तो हर सेकंड 6 बढ़ेगी या हर सेकंड 6 घटेगी, वो डिपेंड करेगा कि जिधर को वेलोसिटी है उधर कोई एक्सेलरेशन हो, जिधर को वस्तु भाग रही है उधर को आप धक्का मारें तो स्पीड बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट में तो घटेगी। तो बेटा अगर एक्सेलरेशन अगर 6 है तो इसका मतलब यह है कि वस्तु की स्पीड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब पता क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यह है, देखो एक मूर्ख और आ गया, कितनी क्लास में खत्म होगा सिलेबस,
पढ़ाना शुरू नहीं किया, सिलेबस खत्म करना है। पहली क्लास में बता रखा भाई कम से कम 65-70 क्लास लगेंगी, पर लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, पढ़ना है, नहीं चलती हुई क्लास में आके डिस्टर्ब करेंगे, कितनी क्लास होगी तेरा भाई, वैसे भी हो नहीं पाएगा, तू रहने दे क्लास ना, छोड़ दे। अब देखो एक्सेलरेशन अगर 6 है तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकंड 6 बढ़ेगी या हर सेकंड 6 घटेगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है, ये नहीं है कि इस सेकंड तो स्पीड 6 बढ़ गई, अगले सेकंड 2 बढ़ गई, फिर 8 बढ़ गई, फिर 3 बढ़ गई, फिर 9 बढ़ गई। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें क्या कहता है, अगर वस्तु का एक्सेलरेशन 9.8 है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि स्पीड हर सेकंड बढ़ेगी, तो नीचे जब कोई वस्तु गिरेगी पर हर सेकंड ही 9.8 बढ़ेगी, ये नहीं कि किसी सेकंड 9.8 बढ़ गई, किसी सेकंड 15 बढ़ गई, किसी सेकंड 20 बढ़ गई, किसी सेकंड 2 बढ़ी। तो अगर कोई फ्री फॉल बॉडी कर रही है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन फिक्स है, कि उसकी स्पीड हर सेकंड जितनी बढ़नी होगी वो फिक्स है, कि हर सेकंड 9.8 ही बढ़ेगी नीचे गिरते समय, और ऊपर जाते समय हर सेकंड 9.8 ही घटेगी। या जी के में अगर मैं 10 मान लूं अभी, तो मेरे हाथ में कोई पत्थर है, उसकी स्पीड अभी 0 है, ठीक 1 सेकंड के बाद 10 होगी, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, क्योंकि हर सेकंड फिक्स है, स्पीड 10 ही बढ़ेगी और ऊपर जाते समय हर सेकंड 10 ही घटेगी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको ये बताता है। तो कांस्टेंट स्पीड आपको क्या बता रही है कि आप हर सेकंड या हर घंटे कितना दूर जाएंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी आप हर घंटे कितना दूर जाएंगे और किस दिशा में जाएंगे। लेकिन एक्सेलरेशन आपको बता रहा होता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अगर एक्सेलरेशन 3 है तो हर सेकंड 3 स्पीड बढ़ेगी। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है हर सेकंड 3 स्पीड बढ़ रही है, और माइनस में है तो हर सेकंड स्पीड 3 घट रही है। ये नहीं है कि कभी स्पीड 3 बढ़ गई, कभी 2 बढ़ गई, कभी 1.5, कभी आधी, कभी 12, कभी 4। तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, यानी कि जो चेंज आएगा वो फिक्स है कि हर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ेगी, हर सेकंड उतनी ही घटेगी। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ये आई बात समझ में? ये तो एक्सेलरेशन 9.8 का मतलब समझ में आया। इसका मतलब क्या है? हम्म, कोई बच्चे करेगा? प्रजापति, बसंत, पूनम का आंसर आया। बेटा देखो क्या लिखा है इसने, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो कह रहा है बेटा कि एक डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो मैंने कहा था आपसे जो चीज लिखी होगी पहले, तो डिस्टेंस टाइम लिखा ना, तो जो चीज पहले लिखी है उसे हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम, तो वाई एक्सिस पर जाएगा डिस्टेंस, आ जाएगा टाइम। तो कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक। तो वो कह रहा है कि आपको क्या बता रहा है। तो देखो बेटा, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन पार्टिकल मूव किस पे कर रहा है? कर्व पाथ पे। अगर पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो नहीं सकती। भाई वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है? जब ना तो स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन बदले। तो कर्व पाथ पे तो उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है। इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन इधर को है और इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर को है, इस पॉइंट पे इधर को, इस पॉइंट पे इधर को, इस पॉइंट पे इधर को। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0। अच्छा, जब उसकी डायरेक्शन बदल रही है तो डायरेक्शन का बदलना भी तो एक्सेलरेशन होता है, तो यानी कि सी भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि बेटा पार्टिकल डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो अगर इसमें 2 पॉइंट ले लें, एक लाइन एक्स पे, एक वाई पे, एक लाइन पे, एक एक्स पे, तो हमने क्या देखा कि टाइम भी बदल रहा है और आपके द्वारा चली गई दूरी भी बदल रही है, यानी कि आप मोशन में हैं, आप गति में हैं। 1 बजे अपने घर पे थे, 2 बजे अपने स्कूल में पहुंच गए, तो आप मोशन में और ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये बेटा यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है।
कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है ये, तो इसका आंसर बनेगा ए। तो कांस्टेंट स्पीड ग्राफ आएगा ये। डिस्प्लेसमेंट का क्यों नहीं हो सकता भाई? मान लो कर्ड पाथ पे पार्टिकल आपका सर्कल में घूम रहा है, तो ठीक एक चक्कर के बाद तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन थोड़े ना आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो उसका जीरो है एक चक्कर के बाद। तो जहां से पार्टिकल चला था वहीं के वहीं है एक चक्कर के बाद। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। तो बहुत सारे बच्चों ने ए ही लिखा है, चाहे ऋचा हो, पुरेंदु हो, सचिन हो, सतीश हो, जिन्होंने ए लिखा उन सबका ठीक है। ये पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो ये मैं लिख रहा हूं। ये शायद हम पहले कर चुके हैं। ए पार्टिकल ट्रेवलिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर बेटा कोई पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल दूरी तय करे तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या पता डायरेक्शन बदल रही हो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। तो बाकी इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? बी ऑप्शन। ये हम शायद जिक्र कर चुके हैं पहले ही, है ना। तो अब इसमें हम एक मैं क्वेश्चन चाहूंगा कि ये वाला आप करें। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। रामपाल, जय, सतीश, पुरेंदु, आशीष। बी, सी, डी तीन ऑप्शन मैंने देख लिए हैं अभी तक। देखते हैं किसका ठीक है। इसने कहा है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। बट एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि उसकी स्पीड नहीं बदल रही। मान लो पार्टिकल जो है उसकी स्पीड यहां पर भी वी है, इस पॉइंट पर भी वी है, स्पीड नहीं चेंज हो रही, यहां भी वी और यहां भी वी। तो पहले मैं कह रहा कि इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट, गलत हो गया। बट जब पार्टिकल एक सर्कल पे घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन तो बदल रही है, तो डायरेक्शन जब उसकी चेंज होगी तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। बी में लिख रहा है कि इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन चेंजेस। सी में लिख रहा है इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑप्शन भी गलत हो गया हमारा। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, ये भी गलत हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में चेंज कर रहा है तो स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन बेटा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। तो डी में क्या लिख रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बी ऑप्शन भी हो गया गलत। अब बचा सी और डी। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंजेस। तो दो चीजें हमारे पास यहां बची, सी और डी में से कोई सा आंसर है, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि भाई वेलोसिटी तो चेंज होगी, है ना। वेलोसिटी क्या होगी? चेंज। बेटा देखो, ये मुझे लगा था शायद ये दूसरा क्वेश्चन है, अब ये प्रॉपर सर्कल का क्वेश्चन आ गया। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वृत्त गति पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपके पास एक समान वृत्त गति का क्वेश्चन हो, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, तो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा कि भाई उसकी वेलोसिटी जो है, उसका वेग जो है वो डायरेक्शन बदलने की वजह से चेंज करेगा।
चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। अगर मान लो कोई पार्टिकल एक सर्कल पे घूम रहा है और उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर पॉइंट पर उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी तो वेरी करेगी। पर ये अब क्वेश्चन जो है हमारे पास इस सर्कल का, आगे चलो जब सर्कल पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इट्स, यहाँ पे लिख लेना, ये मिसिंग है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी वेरीज। इसके त्वरण का परिमाण स्थिर है। अभी अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जब हम सर्कल पढ़ेंगे ना ये डिटेल में आ जाएगा। वहां पे ये गलती से मेरे से चूज हो गया क्वेश्चन। तो जब कोई वस्तु एक समानुवृत्त गति में होगी, तब ये मान के चलो कि मुझे केवल ए और बी ऑप्शन आपको समझाना था कि वस्तु क्या है, एक सर्कल पे घूम रही है, उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म है, स्पीड नहीं बदल रही, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। तो ये इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो गलत हो गया। इसमें भी कह रहा है बी में की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये गलत हो गया। यानी उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो अभी इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने प्रवेंदु, जब हम आएंगे ना सर्कुलर मोशन पे तब आपको हम डिटेल में बता देंगे। तो अभी थोड़ा सा अवॉइड कर दो फिलहाल के लिए। एक प्रक्षेप्य गति का क्वेश्चन ले लिया हमने गलती से। एक क्वेश्चन देखो मैंने आपको करा रखा है, एक करना 27वां, तब हम आगे बढ़ेंगे। 27, अब बेटा इसमें क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्थिर चाल, मान लो स्थिर चाल वाली वस्तु। बेटा कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो पहला ऑप्शन है इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, इज नॉट एक्सेलरेटेड, माइट बी एक्सेलरेटेड, ऑल्सो एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बेटा इसका आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन है। मैंने क्लास में आपको कराया था एक्सेलरेशन, जब मैंने आपको पढ़ाया था मैंने सबसे पहली लाइन ही आपको ये बताई होगी। तो बेटा देखो एक्सेलरेशन के मैंने कहा था 3 मतलब होते हैं। अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, किसी वस्तु के अंदर त्वरण है, तो एक्सेलरेशन के 3 मतलब है, या तो उस वस्तु की स्पीड बढ़ रही है, या उसकी स्पीड घट रही है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज इन डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि स्पीड तो कांस्टेंट है, कि ना तो स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, लेकिन बेटा आपको डायरेक्शन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। अगर डायरेक्शन भी ना बदल रही हो फिर तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगर बेटा डायरेक्शन बदल रही होगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो देखो ए ऑप्शन कह रहा है कि वो इसके अंदर हमेशा एक्सेलरेशन होगा। क्यों भाई, स्पीड कांस्टेंट है, क्या पता डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, फिर तो एक्सेलरेशन 0 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वो कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, क्या पता डायरेक्शन बदल रही हो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये बी में कह रहा है कि नहीं होगा, तो आंसर बनेगा माइट बी एक्सेलरेटेड। तो अगर कोई वस्तु एक ही स्पीड से भाग रही हो, उसकी स्पीड में कोई चेंज ना हो, तो उसके अंदर भी एक्सेलरेशन हो सकता है और उसकी दिशा बदल रही हो। एक्सेलरेशन के 3 मतलब है, तो स्पीड बढ़े या स्पीड घटे या दिशा बदले। तो स्पीड है कांस्टेंट, ना स्पीड बढ़ रही ना स्पीड घट रही, डायरेक्शन तो बताया नहीं उसने हमें। तो डायरेक्शन भी अगर नहीं बदल रही होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, डायरेक्शन बदल रही होगी तो हो जाएगा। यानी कि चांस है
कि स्पीड कांस्टेंट हो तब भी एक्सेलरेशन हो। ये पढ़ा रखा देखो, तब भी बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया इस क्वेश्चन का। ये देखो पिछली क्लास का मैंने पीडीएफ रख रखी है पूरी झुके तो आपके लिए, पिछली क्लास में मैंने कराया होगा ये आपको। ये रहा कि एक्सेलरेशन वाला होता है स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना या दिशा में चेंज। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसकी गति त्वरित हो भी सकती है और नहीं भी। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट देन इट्स मोशन मे और मे नॉट बी एक्सेलरेटेड। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो तब भी उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है। और मैंने लिखवाया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर वेग उसका नियत हो, फिर एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लियर है आपको कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेग अगर नियत है, तब ना तो स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन बदल रही, फिर एक्सेलरेशन जीरो है। तो आप लोग भाई पढ़ते नहीं हो, दिक्कत है आपके साथ। चलो अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखो, अब लिखेंगे हम क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। बेटा मान लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। अगर वो वस्तु एक्सेलरेट कर रही है तो उसके वेग में तो परिवर्तन होगा। वेलोसिटी अगर u है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी मान लो v हो गई, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है तब तक s। देखो जब भी आज के बाद मैं इस क्लास में u लिखूंगा, u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, जहां से वस्तु ने भागना शुरू किया। अगर वस्तु रेस्ट से भागना शुरू करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे जीरो, यानी कि जीरो से भागना शुरू किया उसने, तो u क्या है यहाँ पे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, v क्या बेटा, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, अंतिम वेग। अच्छा बेटा वेलोसिटी अगर बदल रही है, वेलोसिटी में चेंज है, तो यानी कि वस्तु क्या कर रही होगी, एक्सेलरेट। ए बेटा यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको आज ही बताया कि अगर एक्सेलरेशन 12 है तो हर सेकंड स्पीड 12 ही बढ़ेगी, और -12 है तो हर सेकंड 12 ही घटेगी। ये नहीं कि किसी सेकंड 12 स्पीड बढ़ गई, कभी 6 बढ़ गई और कभी 18 बढ़ गई। नियत त्वरण, एस का मतलब वस्तु का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हुआ है। अगर वस्तु एक सीधी रेखा में भाग रही होगी तो आप एस को दूरी भी मान सकते हैं, क्योंकि दूरी विस्थापन तब बराबर होता है अगर सीधी रेखा में चलेगी। और टी का मतलब है टाइम, टाइम टेकन, लिया गया समय। तो आज का जब भी मैं इस क्लास में बात करूंगा कि एक वस्तु की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, 3 सेकंड के बाद 12 हो गई, तो 5 थी यानी कि u की वैल्यू 5 और 12 हो गई फाइनल, तो v की वैल्यू 12 और टाइम कितना लगा 3। एक्सेलरेशन जो भी निकालना होगा हम निकाल लेंगे। अब मैं आपके सामने 3 इक्वेशन लिखवाऊंगा, तो इस v में, u में, a में, t में क्या रिलेशन है इन सब में, ताकि अगर पेपर में आपको 3 चीजें देके चौथी चीज पूछ ले या 2 देके तीसरी पूछ ले तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी बातें हम क्लास में करेंगे। तो यहां देखना बच्चे ध्यान से। तो पहली बेटा हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ये, v इजकल टू u प्लस ए टी। सेकेंड वाली जो इक्वेशन, अब देखो जो पहली इक्वेशन है, कई बार पेपर में डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि गति का पहला समीकरण क्या है, v इजकल टू यू प्लस ए टी। कई बार खुद ही दे देगा v इजकल टू यू प्लस ए टी में बताओ u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसमें a क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, अच्छा अब इससे भी आगे बढ़ता है वो, कई बार वो कहता है कि जो गति का पहला समीकरण है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे हम क्या कहते हैं। बेटा इसमें ध्यान रखना, अब पहला शब्द याद रखना और आखिरी। तो गति का जो पहला समीकरण है, इसमें फर्स्ट शब्द क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग यानी कि वेग है, और लास्ट वाला क्या है, टाइम। तो बेटा गति के पहले समीकरण को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। तो कई बार पेपर में ये पूछ लेता है कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कौन से वाली है, तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है बेटा फर्स्ट। तो वेग समय समीकरण किसे कहा जाता है, पहली समीकरण को वेग समय समीकरण। अब देखो कैसे कैसे इसमें वैरायटी आएंगी, उसे ध्यान समझना। तो अगर पेपर में लिखा जाए
कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आप गति का पहला समीकरण लिख लो साइड में, कॉपी में, रफ कॉपी में। पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब पहला शब्द पकड़ो, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, यानी कि हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। कई बार बेटा इस इक्वेशन को ऐसे नहीं देगा, वो कहेगा पहली इक्वेशन बताओ, और वो ऐसा नहीं लिख के क्या करेगा, यू को ले जाएगा इधर, तो हो गया v माइनस यू, तो किसके बराबर हो गया ए टी के, और ए क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए बन जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो बेटा वो कई बार फर्स्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख देगा। तो मान लो पेपर में उसने कहा कि बताओ पहली इक्वेशन कौन सी है, और आपको साफ साफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन को उठाओ और फिर ऑप्शन में अरेंज करके देख लो कि भाई टी इधर जाएगा तो ए टी बनेगा, यू उधर जाएगा तो v प्लस यू टी, यानी v प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस वाली से आ रहा है, यानी कि ये पहली इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखी मिले आपको साफ साफ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको पीडीएफ से क्वेश्चन कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी ही लिखा मिल रहा है, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी भी लिखा मिल सकता है, या ऐसे लिखा मिल सकता है वो u को इधर ए टी को इधर ले जाए, तो ऐसे भी लिख सकता है पहली इक्वेशन u इक्वल टू v माइनस ए टी। तो बस आपको ये देखना है, ऑप्शन पकड़ो, पहली इक्वेशन बनानी है, तो ये ए टी उधर गया तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस वाले ऑप्शन से बन रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। कई बार आपको अरेंज करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड बेटा जो इक्वेशन है गति की, वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अच्छा, इसे हम क्या बोलेंगे, पहला शब्द पकड़ो, ये डिस्प्लेसमेंट है और आखिर ये टाइम, तो सेकंड इक्वेशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को ना पोजीशन भी लिखते हैं, बोलते हैं हम कई बार, तो पोजीशन या टाइम इक्वेशन भी लिखा मिल सकता है आपको, तो हम बोलेंगे हिंदी में विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण सेकंड वाली को डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। और इसमें भी ऐसे बेटा वो आपको थोड़े बहुत ये इसकी शक्ल चेंज करके दे सकता है क्वेश्चन में ना, कि अपने आप से कुछ बना देगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं तो s इक्वल टू 2 की इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, नीचे आ गया 2, तो 2s इधर ले जाओ तो 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो यहां से मान लो क्या इसकी फॉर्म बना सकता है वो आपके सामने, मैं अगर इसे इधर ले जाऊं तो 2s माइनस 2 यू टी इजगल टू ए टी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, s माइनस यू टी इजगल टू ए टी स्क्वायर। कुछ इस टाइप से मतलब कुछ भी अजीब सी इक्वेशन बना देगा। तो बोला कौन सी इक्वेशन है, तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखोगे ऑप्शन से, आप देखोगे 2 को इधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और यूटी उधर जाएगा तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी करके पेपर में आपसे वो क्या करेगा कि उल्टी सीधी फॉर्म में चेंज कर देगा। तो फिर आपको हर ऑप्शन को पकड़ के देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन से मेरा ये वाला बन रहा है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का बेटा एक तरीका और ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि हर सेकंड वेलोसिटी में जो चेंज है वो फिक्स है, नियत त्वरण से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल v, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर कभी ऐसा हो रहा हो पेपर में, ध्यान समझना, अगर कभी ऐसा हो कि आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रहा है, एक नियत त्वरण से चल रहा है और उसकी वेलोसिटी u से v हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं u प्लस वी बाई 2। पर यहां ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, यानी अगर एक्सेलरेशन 2 है तो यानी कि स्पीड हर सेकंड 2 ही बढ़नी चाहिए, 10 से 12, 14, 16, 18, 20। तो अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन नियत त्वरण से चले तो उसकी एवरेज वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, हमें पता है कि वेलोसिटी बेटा क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया था क्लास में, कि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो वेलोसिटी जो है बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए s, टाइम के लिए t। तो s क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा हो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी।
आपके पास बेटा एस निकालने का एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, एस इजगल टू होता है यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये कैसे आया भाई? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी तो है ये u प्लस वी बाई टू। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नियत त्वरण से मूव कर रहा हो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो देखो ये है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना है तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर आपको एक्सेलरेशन का यूज नहीं करना फॉर्मूले में तो एस इजगल टू यूटी यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूले याद रखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सेकंड इक्वेशन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी लिख सकते हैं और यू प्लस वी बाई टू इंटू टी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे इक्वेशन पे। तीसरी इक्वेशन हमारे पास वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को बताओ हम क्या बोलेंगे। जैसे हमने इसे बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, पहले वाली को हमने बोला वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, तीसरे वाली इक्वेशन को हम क्या कहेंगे ये आप मुझे बताओ। देखो बेटा पहला शब्द पकड़ो और आखिरी पकड़ो। तो ये लिखा है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी लिखा है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ये, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है ना। और तीसरा वाली इक्वेशन को भी थोड़ी शकल सूरत बदल के ऐसे लिख सकता है वो, जैसे u को इधर ले जाओ तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजल टू हो गया टू ए एस। तो यहां से s हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। तो ये ऐसे भी लिख सकता है थर्ड इक्वेशन को। तो कुल मिला के बस आपको इतनी सारी फॉर्म याद नहीं रखनी, आपको मैं बता रहा हूं पहली क्वेश्चन में बस यही याद रखना, वी इजल टू यू प्लस एटी ही याद रखना है। और वो शकल सूरत बदल देगा तो ऑप्शन से चेक कर लेना कि किस ऑप्शन से ये वाली शकल बन जाएगी। सेकंड में यही याद रखना है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक ये याद रखना है। और तीसरे वाले में केवल यही याद रखना है। और उसने ये वाला दे भी दिया तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि टू ए को उधर ले जाओ, टू एस हो गया, यू स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो गया, तो ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी। ये नहीं कि आप अलग अलग याद रखेंगे। तो हमारे पास में, हाँ गजाला, तो हमारे पास बेटा तीन इक्वेशन बनी। इन तीन इक्वेशन की मैंने कहा कि सकल सूरत बदल बदल के हमें दे सकता है। तो जब मैं न्यूमेरिकल कराएंगे तो बताऊंगा कि कैसे कैसे किस समय कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। उससे पहले इन तीन इक्वेशन की सकल सूरत बदले हुए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आप ये वाली क्वेश्चन करो।
बेटा इसने क्या लिखा है, इफ एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट को एक्स से लिख रहा है, एस से नहीं लिख रहा। ये कह रहा है कि अगर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन इज टी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड एक्सेलरेशन इज a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग इक्वेशन इज द। तो आपको बताना है कि अगर कौन सी इक्वेशन सही है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो कुछ इक्वेशन में दे रखी उसने, x बेटा हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास में क्या पढ़ी हमने, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे उसने एक्सेलरेशन का यूज नहीं कर रखा। जब वो एक्सेलरेशन का यूज नहीं करता है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या पढ़ाई थी मैंने आपको, v प्लस यू बाई टू इंटू टी। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा है x है, तो x कितना हो जाएगा, v प्लस यू बाई टू इंटू टी, है ना। ये बताया था ना, जब एक्सेलरेशन का यूज ना करे तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनेगा v प्लस यू बाई टू इंटू टी। देखो किस वाले फॉर्मूले से बन रहा है, ये देखो d में अगर आप देखो 2 को ले जाओ नीचे तो v प्लस यू बाई टू इंटू टी बन जाएगा। तो विजय का सही ले लेते, गलत है, गुंजन का सही है, गजला गलत है, अंकिता का महा गलत है। बेटा ये कैसे बनेगा, यहां देखो ना, यहां से तो अगर आप जो ए बता रहा बच्चा, इससे तो x क्या बनेगा, v माइनस यू बाई टू इंटू टी बनेगा। और आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला लिखवाया था बेटा उसमें माइनस नहीं प्लस था, ठीक है। सॉरी b बनेगा, ये बाई नहीं लिखा, अच्छा हाँ सॉरी, v प्लस यू बाई टू इंटू टी, हाँ देखो उसमें नीचे लिख दिया ये। x क्या था हमारा, v प्लस यू बाई टू इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट क्या था, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो d सही है। यहाँ पे ये बाई लिखा हुआ है तो नीचे चला गया, इसलिए भी गलत हो गया। इसका आंसर है ये, ठीक है। तो अभी आपको देखो बताया तो 2 मिनट पहले ही बताया मैंने आपको ये बात, ये यहां देखो अभी आपको क्या लिखवाया आपने, ये कहां गया, देखो लिखवाया था ना कि डिस्प्लेसमेंट का भाई एक इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने अगर एक्सेलरेशन ना दे रखा हो तो u प्लस वी बाई टू इंटू टी बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को उसने x से लिख दिया और 2 ले गया इधर को, तो 2x किसके बराबर हो गया, u प्लस वी इंटू टी के। तो वही चीज तो है, देखो v प्लस यू बाई टू इंटू टी, वी प्लस यू बाई टू इंटू टी, बस मैंने s लिखा था, इसने x लिख दिया। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वरना कहीं ज्यादा ना हो जाए, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में यहां तक का पढ़ के आना। जिन बच्चों ने लेट बैच लिया है पहले यहां तक की क्लास कंप्लीट कर लो, तभी मजा आएगा पढ़ने में आगे, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।